ये वही लोग बात करते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के संस्कार से पल्लवित और पुष्पित है। ये उन लोगों को मुबारक हो। ये और बात है कि वो मिथिलेश तिवारी पर चर्चा तो करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन सिंगापुर से छपरा का उम्मीदवार लाते हैं तो एक बार भी नहीं बोलते। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा सीट संख्या 33 बक्सर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनडीए से बक्सर के उम्मीदवार श्री मिथिलेश तिवारी जी। सबसे पहले स्वागत है तिवारी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समीकरणों को? जब आपका नाम घोषित हुआ बक्सर लोकसभा सीट से तो तमाम तरीके की अटकलें लगाई गई कि अश्विनी जी नाराज रहेंगे जो कि यहाँ से पूर्व उम्मीदवार थे, या फिर कि भीतरी बनाम बाहरी की लड़ाई होगी। अभी कैसी तैयारी चल रही है? कुछ नहीं, यहाँ पूरा बक्सर मोदीमय है और मोदीमय ही रहेगा। मोदीमय को मिथिलेशमय में बदल पाएंगे? नहीं, मोदी जी के सामने मिथिलेश का क्या औकात है। मोदीमय है, मोदीमय रहेगा। मिथिलेश तो मोदी जी का हनुमान है जी, तो राम के चरणों में मोदी हनुमान को रहना है। तो मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी हमारी पार्टी के चेहरा हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और जनता मोदी जी को लाना चाहती है। तो ओरिजिनल उम्मीदवार मोदी जी हैं बक्सर के। जी, हम तो मोदी जी के आदेश पर बक्सर के विकास के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम मिथिलेश तिवारी है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों में देखा जा रहा है एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। मोदी जी गुजरात के हैं लेकिन वो आकर के बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इससे कार्यकर्ताओं को साधने में कोई तकलीफ होती है? विशेष तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनसंघ 1951 से देश में एक अलग धारा शुरू हुई जो गैर कांग्रेसवाद की धारा कही जाती है। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के अंतरिम सरकार के एक उद्योग मंत्री का पद छोड़ा तो वो रहने वाले बंगाल के थे, लेकिन बंगाल के विषय पर उन्होंने पद नहीं छोड़ा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विषय में पद छोड़ा। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इस बात को लेके खून किसी का खौला तो बंगाल के बेटे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और उन्होंने मंत्री पद ही नहीं छोड़ा, परमिट राज का विरोध करके वो जम्मू कश्मीर में गए और जम्मू कश्मीर में गए तो फिर वो बलिदान होकर के उनका नाम बाहर आया, उनको वहीं मार डाला गया। तो अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर जम्मू कश्मीर में आंदोलन को खड़ा करके नहीं गए होते तो आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलता है। तो हमारी पार्टी का और हमारे संगठन का सबसे बड़ा सूत्र है नेशन फर्स्ट। देश के लिए एक एक कार्यकर्ता जीता है और एक एक कार्यकर्ता मरता है। और हमारे लिए ये क्षेत्रवाद, ये जातिवाद, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। हम राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोग हैं और हम राष्ट्र के लिए निकल करके अपना जीवन खपाने वाले लोग। ये वही लोग बात करते हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के संस्कार से पल्लवित और पुष्पित है। ये उन लोगों को मुबारक हो। ये और बात है कि वो मिथिलेश तिवारी पर चर्चा तो करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन सिंगापुर से छपरा का उम्मीदवार लाते हैं तो एक बार भी नहीं बोलते। तो बक्सर लोकसभा सीट के लिए आपकी योजनाएं क्या रहेंगी? आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन सी योजनाएं हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों? देखिए, मोटा मोटी जान लीजिए, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान का विकास हो गया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। अब पूरी दुनिया अयोध्या आने लगी और अयोध्या अब फोकस में आ गया। अयोध्या की आर्थिक रूप से अयोध्या का सशक्तिकरण होगा, धार्मिक रूप से अयोध्या सशक्त हो गया, सांस्कृतिक रूप में अयोध्या अब सशक्त होने वाला है और हो गया है। तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का संपूर्ण विकास जिसको कहेंगे वो हो गया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पूरा अयोध्या नगरी सज गई। पुरानी अयोध्या को मोदी जी ने वापस कर दिया। अब प्रभु श्री राम के शिक्षा स्थली की बारी है और इसीलिए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी। आपके पूर्व सांसद जो यहाँ से थे, आपके गुरु भी कहे जाते हैं, राजनीतिक गुरु, अब तक रैलियों में आपके साथ नहीं दिखे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विनी चौबे जी आपसे नाराज हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे बड़े भाई हैं, वो राजनीति में 30 साल मैंने उनके साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती। ये मीडिया ने ये शब्द दिया है। वो बड़े भाई हैं, मेरे वो सीनियर लीडर हैं और माननीय अश्विनी चौबे जी से बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा है और उनका ज़बरदस्त आशीर्वाद हमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये विरोधी इस प्रकार की हवा फैलाने में लगे हैं, इस हवा की हवा निकल चुकी है। आदरणीय अश्विनी चौबे का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है।
सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर किसी लोकसभा सीट पर हैं तो वो बक्सर है, लेकिन यहाँ से एक पूर्व आईपीएस भी निर्दलीय उम्मीदवार है जो कि ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि पूरा बक्सर मोदीमय है जी। और जब पूरा बक्सर मोदीमय है तो बाकी चीज़ों का कोई चर्चा करना बेमानी है। और यहाँ लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है, यहाँ लड़ाई बसपा से है, यहाँ लड़ाई ददन पहलवान से है, बाकी कोई लड़ाई में नहीं है। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो आपके विरोधी हैं उनको आपकी पार्टी के किसी नेता ने शिखंडी कहा था, जिस पर काफी विवाद हुआ था, इसका क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? मैं ऐसा कोई भाषा बोलता नहीं हूँ किसी के बारे में। जी। मेरा विरोधी भी है तो उसको भी इज्जत देना मेरा काम है और मैं हमेशा सबको इज्जत देता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई को इस स्तर पर ले जाया जाए। ये कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का स्वभाव है कि जो मोदी जी को कभी नीच कहा करते थे, मोदी जी को गाली देते थे, तो जब मोदी जी को कांग्रेस गाली देती थी तो जनता उसका जवाब देती थी। जी। तो मैं किसी भी पार्टी का कोई नेता अगर किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं उसका साथ नहीं देता। मेरे विरोधी हैं सुधाकर सिंह, मेरे विरोधी लालू जी भी हैं, लेकिन सबका इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए। और ये विचारों की लड़ाई है, ये कोई मल्ल युद्ध नहीं है कि जा करके उसको हम पटक रहे हैं, हमको वो पटक रहा है। अरे मालिक जनता है, जनता में हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, फैसला जनता को करना है। और जनता बहुत होशियार है और बक्सर की जनता तो पहले से ही प्रभु श्री राम की ये कर्मस्थली है, तो यहाँ की जनता तो बाकी जगहों से ज़्यादा होशियार है। और यहाँ जनता हमेशा फैसला राम दल के साथ ही रखती है, वो रावण दल के लिए फैसला नहीं करती। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र तिवारी जिंदाबाद, बक्सर का नेता कैसा हो, तिवारी कैसा हो। नारायणी रिवर फ्रंट आपकी एक कहा जाए कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी जब आप विधायक थे। क्या बक्सर के रामरेखा घाट का भी कुछ वैसा ही विकास आपके नज़र में कोई परियोजना है उसके लिए, क्योंकि इसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, मैं प्रथम दिन से ही बक्सर में कह रहा हूँ कि बक्सर को बनारस के जैसा डेवलप करके दिखाएंगे। तो जब बनारस ही हमारे जेहन में घूम रहा है तो सबसे पहला बक्सर का घाट घूम रहा है। गंगा घाट की पूरी तस्वीर बदलेंगे, पूरा बक्सर शहर को सजाएंगे। बक्सर के एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक महिला और एक एक गरीब के जीवन में बदलाव लाएंगे। बक्सर का संपूर्ण विकास होगा और बक्सर बनारस के बराबर डेवलप होगा। जब हम ये बात कर रहे हैं तो सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी होगा, धार्मिक डेवलपमेंट भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा डेवलपमेंट होगा, हर प्रकार के विकास होंगे। और जैसे काशी कॉरिडोर बनारस में बना वैसे बक्सर कॉरिडोर या विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर या कुछ और भी नाम हो सकता है, लेकिन विषय यही है घूम फिरा करके कि बक्सर को या भगवान वामन का यह जन्मभूमि है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि सभी प्रकार के जो बक्सर के गुण हैं उन सभी गुणों को एक ढांचा मिला करके और एक कॉरिडोर बने और उसके साथ बक्सर का विकास हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें बक्सर की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बक्सर की महान जनता को हम प्रथम दिन से कह रहे हैं, बक्सर मेरे लिए मंदिर के समान है। मैं यहाँ का पुजारी बन करके और इस मंदिर में बैठ रहा हूँ। और जिस प्रकार से एक पुजारी अपने मंदिर की देखभाल करता है वैसे मैं बक्सर का देखभाल करूँगा और कोई दाग नहीं लगने दूंगा बक्सर के मस्तक पे। और आप देखेंगे 3 महीना 6 महीना बीतने दीजिए चुनाव के बाद, बक्सर के लोग ही ये कहेंगे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बक्सर लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार सुमित तिवारी।